हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th हिस्ट्री का 8th चैप्टर देखेंगे, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। और इसका हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। तो दो पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दो पार्ट्स में हमने काफी सारी जो चीजें हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने सती सिस्टम को कैसे अबॉलिश किया गया उसके बारे में हमने देखा कि चेंजेस जो सोसाइटी है, जो इंडियन रिफॉर्मर्स है, वो कैसे लेके आ रहे थे हमारे सोसाइटी में जो चेंजेस है। तो हमने और देखा था जो विडोज है, विडोज की लाइफ को भी सुधारने की बहुत कोशिश की गई। विडोज का रीमैरिज एक्ट आया गया, सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया। और जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज उसको भी काफी हद तक खत्म करने की कोशिश की गई। ठीक है। और जो लड़कियां हैं स्कूल जाना चालू किया उन्होंने। हम ये बहुत सारी चीजें जो है फर्स्ट के जो दो पार्ट्स है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है हमको आगे देखना है और आगे हम स्टार्ट करेंगे डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस से। ठीक है। तो बाकी जो चीजें हैं मैंने दोनों पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले चेकआउट करें, उसके बाद आप देखें तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखना स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movements against caste discrimination and demanded social justice and equality। तो ग्रेजुअली तो धीरे धीरे जो है सेकेंड हाफ का जो 19th century है वहां पे जो लोग हैं वो क्या है, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग हैं, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, वो लोग क्या है ऑर्गेनाइज करने लग गए, मूवमेंट्स आंदोलन ऑर्गेनाइज करने लग गए। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट में जो भेदभाव है, जाति के तौर पर जो भेदभाव हो रहा है, और सोशल इक्वलिटी, ठीक है, समाज में उनको इक्वल दर्जा मिले और एक न्याय मिले, उसके लिए जो है कई सारे जो है मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इनको? नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग हैं वो लोग। द सतनामी मूवमेंट इन सेटल इंडिया वाज फाउंडेड बाय घासीदास, हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो सतनामी मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ? सेंट्रल इंडिया में। तो और ये जो मूवमेंट है किसने स्टार्ट किया? घासीदास ने। और घासीदास कौन थे? ये वर्क करते थे, जो लेदर वर्कर्स है, लेदर बनाने वाला जो काम करते उनके साथ काम करते थे। इन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया कि उनका सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ना चाहिए। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मथुआ सेक्ट वर्कड अमंग द चंदाला कल्टिवेटर्स। और ईस्टर्न बंगाल में भी ऐसे ही जैसे कि घासीदास थे वैसे ही ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर जो है मथुआ सेक्ट के, ठीक है, सेक्ट मतलब पंथ, ठीक है, जो एक संप्रदाय, एक अलग संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। कौन सा संप्रदाय? मथुआ संप्रदाय को। वो भी जो है चंदाला कल्टिवेटर से उनके लिए काम करना स्टार्ट किए। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेस्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो हरिदास ने क्या क्या क्वेश्चन किया, क्या प्रश्न उठाए कि जो ब्राह्मण की जो टेक्स्ट है क्या वो सपोर्ट करते हैं ये जो कास्ट सिस्टम है? क्या ब्राह्मण के जो टेक्स्ट है, जो वेदास है, उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि कास्ट के बेसिस में हमको डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन व्हाट इज द प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु फ्रॉम अजहावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियाज ऑफ यूनिटीज फॉर द पीपल। और वैसे ही जो प्रेजेंट डे केरला है वहां पे भी एक गुरु है जिनका क्या नाम है? श्री नारायण गुरु। इन्होंने भी क्या प्रोक्लेम किया, क्या घोषित किया कि भाई जो आइडिया है यूनिटी का वो सारे पीपल के लिए के अमंग होना चाहिए। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, कि क्या तर्क दिया, कि आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क दिया, आर्ग्यूड मतलब तर्क दिया कि जो लोग हैं उनको अनइक्वली, है ना, कास्ट के बेसिस में अनइक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द सेम कास्ट। और इनका जो विचार है उसमें क्या ये बोलते हैं कि सारे जो ह्यूमंस है वो एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द फेमस स्टेटमेंट्स वाज उरु जाति उरु मत्तम उरु देव्यम मनुष्य। तो मतलब ये सब जो है सारे जो इंसान है, सारे जो ह्यूमंस है वो क्या है? एक ही जाति के। उरु मतलब एक ही जाति के है और एक ही रिलीजन के, मतलब एक ही रिलीजन के और एक ही ह्यूमन काइंड के है, एक और के सारे सब बच्चे ही हैं। ऑल दिस सेक्ट्स वेयर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट्स एंड वर्कड अमंग्स देम। तो ये सारे जो पंथ है, ये जो सारे जो संप्रदाय है, ये इनके जो लीडर्स है वो कौन से कास्ट के थे? जो ब्राह्मण नहीं होते वो कास्ट के थे। और इन्होंने वर्क करना चालू किया जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट क्लासेस। और ये इन्होंने वो जो हैबिट्स है, वो जो आदतें हैं, वो जो प्रैक्टिसेस है उसको खत्म करना चाहा, जो उकसाते हैं। प्रोवोक मतलब उकसाते हैं किस चीज को? अवज्ञा,
है ना, कि मतलब तिरस्कार करते हैं जो डोमिनेंट क्लासेस हैं, ठीक। दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट क्लासेस। तो जो डोमिनेंट क्लासेस है, मतलब जो ऊंचे क्लासेस है, जो ब्राह्मण की जो कास्ट है, जो हमेशा से तिरस्कार करते आ रहे हैं, जो छोटे जात हैं, उनको वो उनकी जो हैबिट्स है उनको चेंज करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने क्या है, जो सबऑर्डिनेट क्लास कास्ट है ना, जो ब्राह्मण से छोड़ के जो कास्टर्स है उनके अंदर है ना एक सेल्फ एस्टीम, है ना, उनके अंदर एक भावना जगाना चाहा कि भाई तुम क्यों मतलब नीचे अपने आप को मान रहे हो, और जो दूसरे जो ब्राह्मण है वो तुमको क्यों नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी क्या होता है ये आगे देखेंगे। हिंदी का वर्ड है गुलामगिरी, तो इसको हमको आगे देखना है। तो यहाँ पे ज्योतिराव फुले की पिक्चर है, और गुलामगिरी क्या है, इनकी बुक है जो इन्होंने लिखी है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। और जो अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स और व्हाइट प्लांटर्स वाला जो उस समय माहौल था, ठीक है, मतलब स्लेव्स को अफ्रीका से बेचा जाता था अमेरिका में, और वहां पे प्लांटर्स जो है उनको खरीदते थे, जो व्हाइट प्लांटर्स है, अमेरिकन प्लांटर्स जो है उनको खरीदते थे। उनके बारे में इन्होंने बुक्स में लिखा है गुलामगिरी। गुलाम मतलब इंग्लिश में स्लेव्स। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर्स व ज्योतिराव फूले। तो वैसे ही जो लो कास्ट लीडर्स में और एक लीडर थे, उनका क्या नाम था, ज्योतिराव फूले। बॉर्न इन 1827 ही स्टडीड इन द स्कूल सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। 1827 में इनका जन्म हुआ था, और ये कौन से स्कूल में पढ़े थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का स्कूल होता है वहां पे। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट इनजस्टिस ऑफ क्लास सोसाइटी। और जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने देखा ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसलिए उन्होंने अपना खुद के आइडियाज लगाए कि भाई ये अनजस्टिस है ना, ये जो कास्ट सोसाइटी में है वो पूरा तरीके से मतलब अन्यायपूर्ण है। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वेयर द सुपीरियर टू अदर्स। और उन्होंने क्या कोशिश किया, क्या जताने की कोशिश की, जो ये ब्राह्मण्स क्लेम करते हैं कि हम क्या है, सुपीरियर है बाकी लोगों से, हम उच्च है बाकी लोगों से, सिंस दे वेयर आर्यंस। क्यों? क्योंकि वो आर्यंस है। ठीक है, आर्यंस के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से आए थे हमारे कंट्री में, और हमारे कंट्री में वो बस के रह गए। तो फूले आर्ग्यूड, उन्होंने क्या तर्क दिया कि आर्यंस वे फॉरनर। आर्यन कौन थे? बाहर से आए थे, बाहर देश के से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट वहां से बाहर से आए थे। एंड डिफीटेड द सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। तो और उन्होंने क्या हरा दिया, जो सब्जुगेटेड मतलब जो यहाँ के निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, सॉरी सब्जुगेटेड मतलब उनको क्या है, अपने अधीन कर लिया। किनको अधीन कर लिया? जो यहाँ के जो निवासी है। ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री मतलब यहाँ के जो निवासी है उनको अपने अधीन करके रख लिया। Those who had lived here before coming of the Aryans, ठीक है, जो ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री मतलब जो लोग यहाँ पहले से रहते आए हैं उनको क्या है, अपने अधीन कर लिया, उनको हरा के। तो एज आर्यन एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस दे बिगैन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इंफीरियर। तो जैसे ही जो आर्यन है उन्होंने अपना एक यहाँ डोमिनेंस मतलब यहाँ पे कंट्रोल, अपना एक पावर यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद जो है वो जो डिफीटेड पॉपुलेशन है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, और उनको लो कास्ट पीपल का घोषित कर दिया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू फूले द अपर कास्ट हैज नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। और फूले के हिसाब से जो अपर कास्ट जो ब्राह्मण्स हैं उनका कोई भी अधिकार नहीं है हमारा जो लैंड है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट वहां पे, और उनको कोई भी हक नहीं है कि वहां पे पावर दिखाए। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग्स टू द इंडिजिनियस पीपल। इंडिजिनियस पीपल मतलब यहाँ के जो स्वदेशी लोग हैं, जो मूल निवासी है, उनका हक बनता है कि वो यहाँ पे रहे। ठीक है, और जो लो कास्ट जिन्हें लो कास्ट कहा जा रहा है। तो Fule claimed that before Aryan rule, there existed a golden age where warrior peasants tilted the land and ruled द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। तो फुले ने और क्या क्लेम किया और क्या घोषित किया कि आर्यन के रूल से पहले इंडिया में एक गोल्डन एज हुआ करता था, जहां पे क्षत्रिय भी जो है और पीसेंट्स भी जो है, किसान भी जो है, वो लैंड को टिल करते थे, मतलब लैंड की खुदाई करते थे और यहाँ पे खेती बाड़ी किया करते थे। और मराठा जो कंट्री साइड, जो ग्रामीण क्षेत्र है मराठा के राज्य में, वहां पे मतलब बढ़िया से रहते थे, एकदम जस्ट और फेयर बेस में। ही प्रपोज दैट शूद्रास, लेबरिंग कास्ट एंड अति शूद्रास अनटचेबल शुड यूनाइट टू चैलेंज द क्लास डिस्क्रिमिनेशन। और इन्होंने क्या प्रपोज किया, ये क्या बोलना चाह रहे थे कि जो शूद्रास है
है ना, जो लेबरिंग कास्ट है, जो लेबर का काम करते हैं, और अति शूद्रास अनटचेबल, जो जैसे कि लेदर टैनिंग वाला काम करते हैं, जिसको बहुत ही मतलब अछूत माना जाता है, वो लोग को एकजुट होना चाहिए और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडर प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वालिटी। तो ये जो सत्य शोधक समाज उन्होंने फाउंड किया, ठीक है, फुलों ने एसोसिएशन एक फाउंड किया, और इसमें क्या प्रोपेगेट किया गया, ठीक है, प्रोपेगेट मतलब अपने ओपिनियंस को फैलाना, स्प्रेड करना। तो प्रोपेगेट क्या क्या, कास्ट इक्वलिटी होनी चाहिए। मी हियर एंड यू ओवर देयर। तो यहाँ पे हमको एक सोर्स देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मी हियर एंड यू ओवर देयर। इसका मतलब मैं यहाँ पे हो, तुम वहां पे हो, इसका क्या मतलब है ये हम देखेंगे। फुले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द एंटी नेशनलिज्म दैट वॉज टीच्ड बाय अपर कास्ट लीडर, ही रोट। तो फुले जो है वो आलोचना भी करते थे जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म जो है ना, जो अपर कास्ट के लीडर्स जो है वो लोग मतलब उन्होंने बनाया है ना, तो उसके उसमें भी वो आलोचना करते हैं कि ये जो एंटी कॉलोनियलिज्म नेशनलिज्म आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक, उसके बारे में जैसे कि अभी पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा और अच्छे से। द ब्राह्मण्स हैव हिडन वे द सॉर्ड ऑफ देयर रिलीजन व्हिच हैज कट द थ्रॉट ऑफ द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी एंड नाउ गो अबाउट पोजिंग एज अ ग्रेट पैटर्न्स ऑफ देयर कंट्री। तो ब्राह्मण्स वो बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने मतलब गलत तरीके से, है ना, एक मतलब छुपा के जो है तलवार जो है तलवार से जो लोगों का गला काट के रख दिया है, लोगों को मतलब वो बिल्कुल प्रॉस्पर होना नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि ठीक है वो मतलब दिखावा बस कर रहे हैं कि वो भैया भैया एकदम मतलब अपनी कंट्री के लिए एकदम पैट्रन्स है, पैट्रन्स मतलब एकदम मतलब समर्पित है अपनी कंट्री के लिए, लेकिन भाई उन्होंने एक हिडन तरीके से जो है ये जो रिलीजन है ना उसको एक तलवार की तरह चलाया है, जिससे जो लोग हैं उनके दिल को जो बहुत धक्का पहुंचाया है, उन्हें बहुत ह्यूमिलेट किया है, जो अनटचेबल्स है। क्यों, कैसे, ये आगे देखते हैं। दे गिव दिस एडवाइस टू अवर शूद्रास मुस्लिम पारसी यूथ दैट अनलेस वी पुट अवे ऑल कॉर्नरिंग अमंगस्ट अवरसेल्फ अबाउट द डिविजन बिटवीन हाई एंड लो इन अवर country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purpose, and then it will be me here and you there again. तो यहाँ पे ये बोलना, वो एडवाइस देना चाह रहे हैं जो शूद्रास है, मुस्लिम्स है, पारसीज है, कि भाई जब तक हम आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं, ये कास्ट की जो लड़ाई है, जो डिविजन है हाई और लो कास्ट का, उसको हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम अपनी कंट्री में कोई भी आगे प्रोग्रेस वाला जो काम है, ठीक है, उन्नति का जो काम है उसको नहीं कर सकते, और हमारी जो कंट्री है उसको यूनाइट करके हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इसमें क्या होगा, मैं यहाँ हूँ तुम वहां हो, यही बलावल जो है वो चलता रहेगा और हमारी कंट्री में कभी भी आगे बढ़ने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। इन 1873 फूले रोट अ बुक नेम गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी, और 1873 में फूले ने एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था, गुलामगिरी, जिसका क्या मतलब होता है, स्लेवरी। Some 10 years before this, the American Civil War has been fought, leading to the end of the slavery in America. और कुछ 10 साल पहले जो है एक अमेरिकन सिविल वॉर वो लड़ा गया। तो यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो लड़ा गया था, जिससे जो है स्लेवरी जो है वो अमेरिका में खत्म हो गई थी। तो अमेरिकन सिविल वॉर और ये स्लेवरी है अमेरिका में, ये क्या हुआ करता था, जो अफ्रीका है वहां से जो ब्लैक पीपल है, ब्लैक स्लेव्स है ना, उनको ब्लैक स्लेव्स कहा जाता था। तो ब्लैक पीपल्स को खरीदा जाता था, बोली लगाई जाती थी और खरीद के जो है अमेरिका में उनको काम करवाया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में लास्ट में चैप्टर में और दिया हुआ है, उसको हम और अच्छे से देखेंगे। फूडली डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोस अमेरिकन्स who had fought to free slaves, thus establish a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in America. तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो बुक है उन्होंने किसको डेडिकेट की थी, उन अमेरिकन्स के लिए, ठीक है, उन अमेरिकन्स के लिए जिन्होंने जो ये ब्लैक स्लेव्स है जो अफ्रीका से आए थे उनके लिए लड़ाई लड़ी, ताकि वो जो कंडीशंस है जो लोअर कास्ट, और इनको ये किससे लिंक कर रहे थे, जो ब्लैक स्लेव्स है उसको जो लोअर कास्ट है इंडिया में उससे। तो ये जो लिंक है ना, जो ब्लैक स्लेव्स की जो स्थिति हुआ करती थी और जो लोअर कास्ट है इंडिया में उनकी जो स्थिति होती थी वो क्या है, सेम थी। As this example shows, Fule extended his criticism of
कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस एग्जाम्पल से फुले ने क्या दिखाना चाहा, क्या दर्शाना चाहा, उन्होंने एक्सटेंड करना चाहा, बढ़ाना चाहा जो वो आलोचना करते थे जो कास्ट सिस्टम की, ठीक है जी, कि हर जो इनइक्वालिटी है ना, हर फॉर्म में जो इनइक्वालिटी है कास्ट सिस्टम में उसको। He was concerned about the plight of the upper caste women, the miseries of the laborer and humiliation of the low caste। और वो किसके लिए और चिंतित थे, जो अपर कास्ट वुमेन है उनकी जो व्यथा है उससे भी वो मतलब बहुत परेशान थे, उनको भी वो उभारना चाहते थे। और जो माइसरी से दुख है जो लेबरर्स के साथ में, और जो ह्यूमिलेशन बेइज्जती जो हमेशा लोअर कास्ट को सहनी पड़ती है उससे भी। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म was continued in 20th century by other Dalit leaders like B.R. Ambedkar in West India and E.V. Ramaswamy Naikar in South India, जिन्हें पेरियर भी कहा जाता है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट है वो 20th सेंचुरी में भी कंटिन्यू रहा, जिसे B.R. अम्बेडकर वेस्ट इंडिया में और रामास्वामी नायकर साउथ इंडिया में चालू रखा था उन्होंने। तो यहाँ पे एक और सोच दिया गया है वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो इसमें क्या हुआ, इन 1927 अम्बेडकर ने क्या कहा, वी नाउ वांट टू गो टू द टैग ओनली टू प्रूव that like others we are also human beings. Hindu society should be reorganized on two main principles, equality and absence of casteism। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं जो तालाब है, टैंक में, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हम भी ह्यूमन बींग्स है, भी हमको भी वहां पे एंट्री दो। तो हिंदू सोसाइटी जो है उसको दो प्रिंसिपल्स हम, ठीक है, उसमें रीऑर्गेनाइज करना चाहते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सारे लोगों में, और ये जो कास्टिज्म है, जो भेदभाव है, वो खत्म होना चाहिए। वी हु कुड एंटर टेम्पल्स। तो अब हमको टेम्पल्स के बारे में देखना है कि जो पहले के जो समय है उसमें जो अनटचेबल्स होते थे और जो लो कास्ट पीपल थे उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट किसने किया उसके बारे में हमको देखना है। द गेटवे टू द मदुराई टेम्पल ड्रॉन बाय थॉमस डेलियन 1792। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेटवे है, ठीक है, जो टेम्पल का जहाँ पे अनटचेबल्स को नहीं जाने दिया जा रहा है उसको दर्शाया गया है। तो अनटचेबल्स वे आर नॉट अलाउड एनीवेयर नियर सच गेटवेज अंटिल द टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिगैन। तो अनटचेबल्स जो है उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दिया जाता था, उनको गेटवे में रहने नहीं दिया जाता था उससे पहले, जब तक टेम्पल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन अ महार फैमिली। एज ए चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रिजुडाइज मेंट इन एवरीडे लाइफ। तो अम्बेडकर जो है एक छोटे जात में महार फैमिली में पैदा हुए थे, और बचपन से ही उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, जो कास्ट प्रेजुडिस है, जो कास्ट की जो नापसंदी है, उनके कास्ट की जो नापसंदी है उसको उन्होंने हर दिन महसूस किया। इन स्कूल ही वाज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। और स्कूल में जो है उनको फोर्स किया जाता था कि वो क्लासरूम के बाहर ग्राउंड में बैठे, और उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। जो टैप्स थे, जो कॉमन टैप्स थे, जहाँ अपर कास्ट के जो चिल्ड्रन है वहाँ वो यूज करते थे, वहां उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू यूएस फॉर हायर स्टडी। और जब उन्होंने स्कूल खत्म कर लिया तो उनको क्या है, फेलोशिप मिला, ठीक है। फेलोशिप से वो कहाँ चले गए, यूएस चले गए हायर स्टडीज के लिए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1990 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। और जब वो इंडिया लौटे 1990 में तो उन्होंने लिखना चालू किया एक्सटेंसिवली, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी चीजों में लिखना चालू किया किसमें, अपर कास्ट का जो पावर है, ठीक है, हमारी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसमें। कंटेम्प्रेरी मतलब जो आधुनिक सोसाइटी है उसमें भी जो लोग हैं इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं, कास्टिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने लिखना चालू किया। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड। और 1927 में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, क्या था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसमें जो महार कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया मतलब हिस्सा लिया। ब्राह्मण प्रीस्ट वेयर आउटरेज्ड व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम टेम्पल टैंक। तो जो ब्राह्मण जो प्रीस्ट वगैरह थे वो क्या है, बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए, ठीक है, एकदम वो गुस्सा हो गया, उपद्रव मचाने लग गए जब उन्होंने देखा कि दलित जो है वो टेम्पल का जो टैंक है, ठीक है, वहां से पानी यूज कर रहे हैं। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। तो अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट स्टार्ट किए, ठीक है, टेम्पल एंट्री के लिए 1927 से 1935। हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज विद इन द सोसाइटी। और उनका क्या एम था कि वो सभी को चाहते थे कि ये जो कास्ट का जो ये भेदभाव है वो खत्म हो जाए और सभी लोग जो है सोसाइटी में अच्छे से रहे।
अब उसके बाद हमको देखना है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। ठीक है, तो अभी जो है हमने देखा जो ये मूवमेंट वगैरह देखा, टेम्पल मूवमेंट। अब उसके बाद हमको देखना है जो नॉन ब्राह्मण है उनका मूवमेंट क्या था, कौन से मूवमेंट थे। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है ई रामास्वामी नायकर पेरियर। ठीक है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। तो 20th सेंचुरी के आते आते जो है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ। द इनिशिएटिव came from those non-Brahman caste that has acquired access to education, wealth and influence। और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो नॉन ब्राह्मण कास्ट की, ये किस कहाँ से स्टार्ट हुई, जो ऐसे ब्राह्मण, ठीक है, जो एजुकेटेड है, जो वेल्थ है और उनका एक प्रभाव है सोसाइटी में। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि ब्राह्मण्स वे आर द हायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स। तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, क्या तर्क दिया कि ब्राह्मण जो है वो वंशज है आर्यन इन्वेडर्स के, जो नॉर्थ से आए थे एंड जिन्होंने पूरा जो सदर्न लैंड है, ठीक है, और जो ओरिजिनल जिन्होंने कॉन्कर किया, कब्जा कर लिया, जो सदर्न लैंड है, जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, उनसे छीन लिया। द इंडिजियस ड्राविडियन रेसेस, ठीक है, तो किससे छीना उन्होंने, जो यहाँ के जो स्वदेशी द ड्राविडियन रेसेस है उनसे। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। और इन्होंने क्या और चैलेंज किया, ये जो ब्राह्मण्स है ये इनको ज्यादा पावर है। तो ई रामास्वामी नायकर और पेरियर एस ही वाज कॉल्ड केम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। तो ये ई रामास्वामी नायकर जो है, इनको पेरियर भी कहा जाता है, और ये कहाँ से, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैज स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। और मजे की बात ये है कि ये क्या थे, एक साधु थे अपनी जो अर्ली लाइफ में, और इन्होंने संस्कृत की जो स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ है, उनके बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। लेटर ही बिकम द मेंबर ऑफ द कांग्रेस ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट when he found that at a feast organized by nationalists seating arrangement followed caste distinction। और बाद में जो है वो एक कांग्रेस जो है उसके मेंबर बन गए, और उन्होंने मतलब उसको छोड़ दिया, मतलब इसलिए ओनली टू लीव इट, है ना, कांग्रेस के मेंबर इसलिए मतलब वो परेशान हो गए। उन्होंने मतलब जब देखा, ठीक है, क्या देखा उन्होंने कि एक जब दावत हुई, ठीक है, जिसे नेशनलिस्ट जो है ना, जो आंदोलन करता जो है, नेशनलिस्ट जो है, जो कंट्री के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट जो थी उसमें जो कास्ट डिस्टिंक्शन के हिसाब से वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी। दैट इज लोअर कास्ट वे मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अपर कास्ट। मतलब जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको अलग बैठाया गया था जो अपर कास्ट है उनसे। कन्विंस दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, पेरियर फाउंडर द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। और ये जो अनटचेबल है उनसे कन्विंस होने के बाद, है ना, उनकी जो व्यथा है उनको देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च करेंगे। He argued that untouchables were the true upholders of the original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins। और उन्होंने क्या तर्क दिया, ये जो अनटचेबल है ये यहाँ के जो ये ओरिजिनल यहाँ के अपहोल्डर्स है, मतलब यहाँ के ये जो हमारी कंट्री है उनको बिलोंग करती है, जो और यही जो है ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के देखरेख करने वाले हैं, जिनको दबा दिया गया है ब्राह्मण्स ने। He felt that all the religion authorities saw social division and inequality as God given। और उनको क्या लगा, जो सारे जो रिलीजियस अथॉरिटीज है, मतलब सारे जो कास्ट है और ये जो सोशल डिविजन है और ये जो इनइक्वालिटी है, ये इसको क्या मानते हैं कि भगवान ने इसे दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्फ देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। इसलिए क्या है, जितने भी अनटचेबल है इनको अपने आप को मुक्त कराना है। ये जो समाज में बढ़ हो रहा है, ठीक है, और जो सारे जो रिलीजन के हिसाब से जो है पूरी इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। तो पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो पेरियर जो है उनको बहुत अच्छे से पता था, है ना, पूरी आलोचना करते थे जो ये मतलब गलत तरीके से जो धारणा लेके चल रहे हैं जो कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये सब दिया गया है, धर्म ग्रंथ में दिया गया है, स्पेशली द कोर्ट ऑफ मानू, एंशियंट लॉगिवर एंड भगवद गीता एंड रामायण। ठीक है, तो ये सारे में जो दिया हुआ था ये सब चीज जो पेरियर जानते थे, उसमें ये दिया गया था कि हिंदुज्म में इस तरीके का कोई भी बात नहीं किया गया है। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and domination for men over women।
अब हमको देखना है पेरियर और वुमेन के। पेरियर ने वुमेन्स के बारे में क्या लिखा। ओनली विद द अराइवल ऑफ सच वर्ड सच एज थारा मुकुतम और वुमेन, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो वुमेन्स है वो पपेट्स है ना, कि कठपुतली की तरह हो गई अपने हस्बैंड्स के हाथ में। और उनके फादर भी उनको यही एडवाइस देते हैं कि भाई तो हमने तुमको अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया है और तुम अपने हस्बैंड का जो प्लेस है, मतलब उसका घर है, उसको बिलोंग करते हो, तो उनको उनके अकॉर्डिंग, हस्बैंड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो इससे क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है, अपना जो एसोसिएशन है संस्कृत, इन्होंने दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर एसोसिएशन विद संस्कृत। तो ये उन्होंने बताया कि पेरियर ने बताने की कोशिश की कि वुमेन्स की क्या कंडीशन है। दिस assertion did not go unchallenged। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हम लोग जो देख रहे थे, तो ये जो assertions है, ये जो तर्क है, ये अनचैलेंज नहीं रहे। द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लो कास्ट लीडर्स डिड नॉट लेड टू रीथिंकिंग एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स। तो ये जो फोर्सफुल स्पीचेस हो गए, राइटिंग्स हो गए और जो मूवमेंट्स हो गए लोअर कास्ट लीडर्स की, ये बिल्कुल भी मतलब इन्होंने मतलब इससे कुछ भी नहीं हुआ। ये जो रीथिंकिंग है और जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है जो अपर कास्ट नेशनल लीडर्स को, उनको बिल्कुल भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सतनाम धर्म सभास। तो ये जो हिंदू सोसाइटी है, ठीक है, ये जो रूढ़िवादी जो हिंदू सोसाइटी है, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने अपना ही एक एसोसिएशन फॉर्म किया, जैसे सनातन धर्म सभास, भारत धर्म महामंडल in North, and association like Brahma Samaj in Bengal. The object of this association was to uphold caste distinction as cornerstone of Hinduism। और इनका जो क्या ऑब्जेक्ट था, क्या इनका उद्देश्य था कि ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन हो रहा है, कास्ट डिस्टिंक्शन की जो लड़ाई लड़ रही है, जो कॉर्नर आधार पर, ये हिंदुज्म के आधार पर जो ये हो रहा है, और हाउ दिस वाज सेंटेंस्ड, और इसको कैसे मतलब जो धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि हाँ भाई इसमें ये लिखा गया है, इसको सेंटिफाइज करने के लिए, ठीक है, कि मतलब प्रमाणित करने के लिए कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग इन अवर ओन टाइम्स। तो ये जो इतनी वाद विवाद है और ये जो स्ट्रगल्स है, ये जो कास्टिज्म के बेसिस पे, ये अभी भी हमारी सोसाइटी में हो रही है। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फॉर रिफॉर्म, जो ये रिफॉर्म्स के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे केशव सुंदर सेन, वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ ब्रह्म समाज, इनके बारे में हमको देखना है। तो ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारी चीजें पूछी जाती है। कौन सा समाज किसने फॉर्म किया, कब फॉर्म किया, तो ये अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस जानना बहुत जरूरी है। द ब्रह्म समाज formed in 1830 prohibited all forms of idolatry and sacrifice, believed in the Upanishad and forbade its member from criticizing other religious practices। तो ब्रह्म समाज जो है किसने कब फाउंड किया गया, 1830 में। और इन्होंने क्या रोक लगाया किस पे, ये जो जितनी भी जो मतलब मूर्ति पूजा होती है और ये जो सेक्रीफाइस मतलब ये जो बलि प्रथा है, जो उपनिषद में बिलीव मतलब उपनिषद से बिलीव करके होती आ रही है। और क्या चीज पे रोक लगाई इन्होंने कि जो मेंबर्स है, ठीक है, वो अदर जो रिलीजियस प्रैक्टिस, जो भी दूसरे धर्म को अपनाते हैं, है ना, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करे। इट क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली मतलब संकट में आना, क्रिटिकली थ्रू of the religious ideas of religions, especially Hinduism and critically at their negative and positive dimensions। और उन्होंने मतलब जो रिलीजन्स है, दोनों रिलीजन जो हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी, इसके जो नेगेटिव है और पॉजिटिव डायमेंशन, उसको भी संकट में लाने की कोशिश की। उनको भी जो है उन्होंने मतलब उनकी जो आइडियाज है उसको अपनाया, ठीक। उसके बाद हमको देखना है डिरोजी एंड यंग बंगाल, डेरोजियो एंड यंग बंगाल। तो हेनरी लुइस विवियन डिरोजी, a Hindu teacher at Hindu College, Calcutta in 1820s, promoted traditional ideas and encouraged people to question all authority, referred to as Young Bengal Movement. His studies attacked tradition and custom, demanded education for women, and campaigned for freedom of thought and expression। तो हेनरी डिरोजियो, तो ये कहाँ थे, ये टीचर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, और 1820 में इन्होंने प्रमोट करना चालू किया। तो ये जो
है ना, मतलब ये जो कास्ट का जो भेदभाव है, जो ये कलर के बेसिस में जो है चीजें जो है, आइडियाज जो है, उसको प्रमोट करना चालू किया और एनकरेज किया अपने जो पीपल्स है कि वो क्वेश्चन करे अपनी जो अथॉरिटी है उसको, है ना। और इन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया, यंग बंगाल मूवमेंट, और इन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनकी जो ट्रेडिशन और कस्टम है उनको अटैक किया, है ना। और उन्होंने डिमांड किया कि वुमेन्स को एजुकेशन देना चाहिए, और उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हर एक जो है उनको फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके बाद हमको देखना है रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। तो नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस, Swami Vivekananda's guru, the Ramakrishna Mission stressed the ideal idea of salvation through social service and self-action. तो रामकृष्ण जो परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण मिशन में क्या स्ट्रेस दिया गया कि जो मुक्ति पाना, आइडिया ऑफ सेल्वेशन, मुक्ति पाने का जो आइडिया है वो किसके थ्रू हो सकता है कि हम समाज में अच्छा सेवा करें और खुद से एक्शन लेना स्टार्ट करें। सेल्फलेस एक्शन मतलब कुछ भी हमारा जो भी हम काम करते हैं वो मतलब बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वो किसी भी मतलब तरीके से एकदम बस अपने लिए काम करें नहीं, हमको समाज के लिए काम करना है। स्वामी विवेकानंद 1863-1902 जन्म और मृत्यु, ठीक है। तो हुज ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। इंपॉर्टेंट है कि उनका ओरिजिनल नेम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। कंबाइंड द सिंपल टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण विथ हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड देम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन्होंने जो अपने जो गुरु थे रामकृष्ण, ठीक है, उनके जो सिंपल आइडियाज थे उसको अपने जो मॉडर्न आउटलुक था, अपना जो मॉडर्न तरीके की सोच थे उसके मिक्स किया और स्प्रेड किया पूरे जो कंट्री है, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें। आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो इन 1893, द न्यूयॉर्क हेरल्ड रिपोर्टर, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शिकागो में 1893। उसको सुनने के बाद जो है एक न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क हेरल्ड, उसमें क्या लिखा गया है, वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्न नेशन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम कितने मतलब बेवकूफ है कि हम मिशनरी सेंड कर रहे हैं, और जहाँ के लोग खुद इतना कुछ जानकार है, इतना अच्छा उनके पास नॉलेज है, वहां पे हम मिशनरी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडीड स्वामी विवेकानंद वाज फर्स्ट इंडियन इन मॉडर्न टाइम्स टू रीएस्टैब्लिश द स्पिरिचुअल प्री इमिनेंस ऑफ द वेदांत फिलोसफी ऑन ग्लोबल स्केल। तो हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है वो पहले जो इंडियन थे जिन्होंने मतलब उस समय जो है उन्होंने रीएस्टैब्लिश की, फिर से एस्टैब्लिश की जो स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल प्री इमिनेंस मतलब जो पूर्ण प्रतिष्ठा है, ठीक है, हमारे जो वेदास हैं, तो ये वेदांता जो फिलोसफी है उसको एक बड़े पैमाने में। बट हिज मिशन वाज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ रिलीजन, ही वाज एक्सट्रीमली पेन्ड एट द पॉवर्टी एंड माइजरी ऑफ द कंट्री मैन। तो वो सिर्फ रिलीजन की बात नहीं करते थे, उनको बहुत दुख था कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा गरीबी है और हमारे जो रूरल लोग हैं, है ना, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी में बहुत ही दुख है। आई फर्मली बिलीव दैट एनी रिफॉर्म कुड बिकम सक्सेसफुल ओनली बाय अपलिफ्टिंग द कंडीशन ऑफ द मासेस। और उनकी क्या सोच थी कि अगर हम कोई भी मतलब बदलाव चाहते हैं तो वो कभी तभी सक्सेस होगा जब हम पूरी जो कंट्री है उसको लेके चलेंगे, सारे जो लोग हैं उनको लेके चलेंगे। देयरफॉर हिज कैलरॉन कॉल, ठीक है, कॉलरियन कॉल का मतलब होता है आह्वान करना, ठीक है। उन्होंने क्या आह्वान किया कि इंडिया के लोगों को कि भाई तुमको अपने जो नैरो कन्फाइंडनेस है जो रिलीजन से ऑफ किचन और कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ नेचर। तो ये जो आप जो रिलीजन की सिर्फ बात कर रहे हो उससे आपको उभर के आना है और हमारी नेशन के लिए सर्विस देना है। By sending out this call, he made a signal contribution to the nascent nationalism of India। तो ये जो आह्वान करने के बाद जो है उन्होंने एक सिग्नल दिया कि भाई क्या जो ये नेक्सेंट है ना, ये विकासशील जो हमारा जो नेशनलिज्म चल रहा है उसको हमको बढ़ावा देना चाहिए। His sense of nationalism was however not narrow in its conception. He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nations of the world come together ऑन इक्वल फुटिंग। और उनका यही मानना था कि अगर जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हम तभी ओवरकम कर सकते हैं जब सारे जो नेशन है वर्ल्ड के वो एक साथ आएंगे और एक साथ कदम बढ़ाकर चलेंगे। देयरफॉर हिज एक्सोरेशन मतलब उनका जो उपदेश था यूथ के लिए, जवान लोगों के लिए क्या था कि तुमको एक साथ होके चलना है, एक तरीके से चलना है, ठीक है, एकजुट चल के चलना है और सबके पास एक कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज होना चाहिए। इन हिज एक्सोरेशन ही बिकेम ट्रूली द सिंबल ऑफ न्यू स्पिरिट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर। और अभी भी स्वामी विवेकानंद के उपदेश बहुत फेमस है, तो इनके जो उपदेश है
उसमें इन्होंने यही बताया कि हमको मतलब एक साथ एक स्ट्रेंथ लेके चलना है ताकि हम अपना फ्यूचर अच्छे से बना सके। उसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है प्रार्थना समाज। तो एस्टैब्लिश इन 1867 एट बॉम्बे, प्रार्थना समाज sought to remove caste restriction, abolish child marriage, encourage the education of women and ban widow remarriage। तो प्रार्थना समाज जो है 1867 में बॉम्बे में फॉर्म की गई थी और इनका भी यही एम था कि जो कास्ट रिस्ट्रिक्शन है उसको अबॉलिश किया जाए, चाइल्ड मैरिज हो गया और एजुकेशन हो गया वुमेन के लिए, और विडो रीमैरिज है उसको वो क्या जाए। इस रिलीजियस मीटिंग ड्रू अप हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। तो इनकी जो रिलीजियस मीटिंग्स है उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट के बारे में बात की जाती थी। उसके बाद हमको देखना है वेदास समाज। एस्टैब्लिश इन मद्रास इन 1864, वेदा समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो समाज। तो जैसे ब्रह्मो समाज था वैसे ही वेदा समाज था। 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। इट वर्क टू अबॉलिश कास्ट रिस्ट्रिक्शन एंड प्रमोट विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन। इट्स मेंबर बिलीव्ड इन वन गॉड। दे कंडेम्ड द सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑर्थोडॉक्स ऑफ हिंदुज्म। तो ये जैसे कि बाकी समाज है वैसे ही ये भी जो है ये कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश करना चाहते थे, विडोज की रीमैरिज को प्रमोट करना चाहते थे, वुमेन्स के एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहते थे। और ये क्या बिलीव करते थे कि भगवान एक ही है, और ये आलोचना करते थे, ये मतलब नकारते थे ये जो सुपरस्टिशंस है और ये जो रिचुअल्स है ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म में उसको। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है अलीगढ़ मूवमेंट। The Mohammedan Anglo-Oriental College, founded by Syed Ahmad Khan in 1875 at Aligarh, later became Aligarh Muslim University. The institution offered modern education, including Western science, to Muslims. The Aligarh movement, as it was known, has enormous impact on the area of education reform. तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है एजुकेशन रिफॉर्म में इन्होंने काम किया। तो इसे फॉर्म किसने किया? सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। और इसे क्या लेटर क्या कहा गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये जो यूनिवर्सिटी है मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करता था, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न साइंस भी पढ़ाया जाता था मुस्लिम्स को। तो उसके बाद हमको देखना है सिंह सभा मूवमेंट। रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिंह, फर्स्ट सिंह सभा वाज फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873, एट लाहौर इन 1879। तो रिफॉर्म्स जो सिख्स है उनका भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया सिंह सभा के नाम से। तो पहला सबसे पहले कहाँ पे? अमृतसर 1873 में, और उसके बाद लाहौर में 1879 में। द सभा sought to rid Sikhism of superstition, caste distinction and practices seen by them as non-Sikh। तो ये जो सभा है ये जो सिखों में जो किस चीज को हटाना चाहती थी? सिखों में जो सुपरस्टिशंस की भावना थी, कास्ट रिस्ट्रिक्शंस की, और जो गलत प्रैक्टिसेस थी जो नॉन सिक्स उनको देखा करते थे। दे प्रोमोटेड एजुकेशन अमंग सिक्स, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिक्स टीचिंग। और ये एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया करते थे सिक्स जो है उनके ऊपर, ठीक है, और ये कंबाइन किया करते थे मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिक्स, जो सिखों की जो टीचिंग है उनको साथ में। तो यहाँ पे खालसा कॉलेज अमृतसर एस्टैब्लिश इन 1892 बाय द लीडर्स ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। अब उसके बाद हमको देखना है लास्ट आ गया है चैप्टर का ब्लैक स्लेव्स एंड व्हाइट प्लांटर्स के बारे में। तो यू हैव रेड अबाउट ज्योतिराव फुले एस्टैब्लिश अ कनेक्शन इन हिज बुक गुलामगिरी बिटवीन द कास्ट ऑपरेशन, ठीक है, कास्ट ऑपरेशन मतलब अत्याचार, और प्रैक्टिस जो स्लेवरी अमेरिका में हुआ करती थी। तो उन्होंने अपनी बुक जो है गुलामगिरी में इनके बारे में ही लिखा है। तो हमको देखना है फ्रॉम द टाइम दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर एंड ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका इन 17th century, ट्रेड इन स्लेव्स बिगैन। तो ऐसे समय में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स है ना, जब खोज करता है और जो ट्रेडर्स है अफ्रीका में आए और 17th century में, तो ये ट्रेड स्लेव्स जो है वो उस समय चालू किया। ट्रेड स्लेव्स मतलब अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल है उनको क्या है खरीदा जाता था और उनको गुलाम बना के रखा जाता था। तो ब्लैक पीपल वे कैप्चर्ड एंड ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, सोल्ड टू व्हाइट प्लांटर्स एंड मेड टू वर्क ऑन कॉटन एंड अदर प्लांटेशन, मोस्ट ऑफ देम इन सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे जो ब्लैक पीपल है उनको क्या है कैप्चर मतलब पकड़ा जाता था और अफ्रीका से अमेरिका लेके आते थे और उनको बेच दिया जाता था जो व्हाइट प्लांटर्स है उनको, और वहां पे काम किया कराया जाता था जो कॉटन हो गया, अदर प्लांटेशन हो गया वहां पे, ठीक है। In the plantation, they has to work long hours, typically from dawn to dusk, punished for inefficient work and whipped and tortured। और यहाँ पे जहाँ पे वो प्लांटेशन में काम करते थे उनको बहुत ही लंबे समय तक वहां पे काम करना पड़ता था, मतलब dawn to dusk मतलब सुबह से लेकर पूरा शाम तक, और उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी अगर वो ठीक से काम नहीं करते थे। whipped मतलब मारा पीटा जाता था, टॉर्चर मतलब उनको टॉर्चर किया जाता था, मतलब
प्रताड़ित किया जाता था। मेनी पीपल व्हाइट एंड ब्लैक अपोज द slavery थ्रू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। तो बहुत सारे जो लोग हैं व्हाइट और ब्लैक दोनों, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लेव्स ने ही इन चीजों का प्रोटेस्ट किया। जो व्हाइट पीपल है वहां पे उन्होंने भी देखा कि ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने उस चीजों को अप्रोच किया और एक प्रोटेस्ट जो है, एक विरोध करना स्टार्ट किया। इन डूइंग सो दे इन्वोक द स्पिरिट ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन इन ऑफ 1776। तो ये इसमें उन्होंने क्या है, अमेरिकन रिवोल्यूशन ऑफ 76 स्टार्ट किया और उसमें क्या एग्जॉर्ट किया, एग्जॉर्ट मतलब उपदेश क्या दिया कि सी योर डिक्लेरेशन अमेरिकन की, अपना जो डिक्लेरेशन उसको देखिए, डू यू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज। और जो तुमने घोषणा की थी क्या उसको तुम अपने लैंग्वेज में समझते हो, तुमने अपने लैंग्वेज में ही घोषणा की और तुम उस चीजों को कर नहीं रहे हो, जो तुमने वादे की कर नहीं रहे हो। इन मूविंग, है ना, इन दिस मूविंग, है ना, ये जो चल रहा था उसके साथ साथ गेटिसबर्ग एड्रेस, है ना, यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने क्या किया, क्या बोला, हेल्ड दैट दोज हु फॉट स्लेवरी हैड डन सो फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। और जो ये स्लेवरी के लिए लड़ रहे हैं वो एक कॉज मतलब डेमोक्रेसी जो है उसके लिए भी लड़ रहे हैं। आर्ग्यूड दैट पीपल्स टू ट्राई फॉर रेशियल इक्वालिटी। और उन्होंने क्या बोला कि लोगों को जो है कोशिश करते रहना चाहिए कि वो रेशियल इक्वालिटी के लिए लड़े, मतलब ये जो रंग के भेदभाव है उसके लिए लड़े। सो दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट पीपल की गवर्नमेंट होना चाहिए, जो पीपल सेलेक्ट करे। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। और पीपल शेड नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, पेरिश मतलब जो ये संसार है उसको डिस्ट्रॉय मत करे, ये जो अर्थ है उसको डिस्ट्रॉय मत करे, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, स्लेव सेल, साउथ कॉलोनिया यूएसए 1857 की एक पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हियर यू कैन सी द पोटेंशियल बैरियर एग्जामिनिंग अफ्रीकन स्लेव्स एट एन ऑक्शन। तो यहाँ पे स्लेव्स जो है उनको देखा जा रहा था कि हाँ काम वाम करने लायक नहीं है कि नहीं, उसके बाद उनको ऑक्शन में लिया जा रहा था। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत सारी चीजें इसमें हमने देखी, बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में देखा, ठीक है, काफी लंबा चैप्टर था। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।